वीडियो नंबर 2 में आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का द एंड। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग से। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में देखा जाए तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी अकाउंटिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो, जो प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने में हेल्प करती हो, ऐसे अकाउंटिंग को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम इस साल जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। क्यों हम यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। इसके बाद आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे इस टर्म में लिखा हुआ है कॉस्ट, तो ये कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा कोई बिजनेस है जिसमें हम मोबाइल को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए हमको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं, फॉर एग्जांपल स्टील, प्लास्टिक्स। ठीक है, तो वो कितने खर्चे हो रहे हैं, उस रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग की कितनी खर्चे आ रही है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ऐसे अकाउंटिंग को हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हम जब कॉलेजेस में पहुंचेंगे तब हम सीएमए के अंदर और बहुत सारे कोर्सेज के अंदर में इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि जैसे इसमें टर्म लिखा हुआ मैनेजमेंट, यानी कि ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प करती हो डिसीजन मेकिंग करने में वो। ठीक है, जो मैनेजमेंट को असिस्ट करती है डिसीजंस लेने में, ऐसे अकाउंटिंग को हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे हम अब डिस्कस करने वाले हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के मेजर डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो। ठीक है, तो बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग का मतलब कि हमने जितनी भी चीज़ों को रिकॉर्ड किया है वो हमने सिर्फ उसको रिकॉर्ड बना के रखा है, उसके बारे में ना कुछ इंटरप्रेट किया है, ना कुछ कंक्लूजन्स निकाले, ना कुछ। ठीक है, तो हम बुक कीपिंग जब भी करते हैं तब उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, मनी के टर्म्स में उसको मेजर करते हैं, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सिर्फ नोट करके रखने का काम होता है बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग में हम जैसा हमने प्रोसेस में पढ़ा था, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसको उसके यूजर्स तक की कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हम सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अगला डिफरेंस देखा जाए तो बुक कीपिंग एक जनरल क्लर्क भी कर सकता है, वेरस अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग कैसे लोग कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्रोफेशनल पोस्ट पे हो, फॉर एग्जांपल सीए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम अगर इस क्लर्क के काम को किसी भी ऑफिस के काम से जोड़े तो क्लर्क का काम क्या हुआ, एक जूनियर स्टाफ का काम हुआ। ठीक है, वेरस अगर सीए के काम को हम अगर ऑफिस से कनेक्ट करके देखें तो सीए का काम जो है वो क्या है, वो सीनियर स्टाफ का काम है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस पे पहुंचते हैं, वो है कि बुक कीपिंग जो है ये प्राइमरी स्टेज है। ठीक है, यानी कि हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करने से पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको बुक कीपिंग करनी है, सबसे पहले हमको रिकॉर्ड करके रखना है, उसके बाद ही हम जितने भी हमारे डेटा है उसको एनालाइज कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। यानी कि जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। इसके बाद जो क्लर्क का काम है वो कैसा जॉब है, वो रूटीन जॉब है, यानी कि जो भी क्लर्क है किसी भी ऑफिस का, वो रोज रोज ये बुक कीपिंग का काम करता है, रोज रोज आता है, रोज रोज जो भी ट्रांजैक्शंस है उसकी रिकॉर्डिंग करता है और चले जाता है। वेरएज अगर अकाउंटिंग की बात करें तो जो सीए का काम होता है वो एनालिटिकल है। एनालिटिकल है यानी कि इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि हम अपने डेटा को कैसे यूज करेंगे। और क्या है, एनालिटिकल एंड डायनामिक है। डायनामिक यानी कि जो चेंज होते रहता है वो। ठीक है, और वो चेंजेस के साथ उसको दिमाग लगाना पड़ता है सीए को। तो अकाउंटिंग क्या है, एनालिटिकल एंड डायनामिक है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस, लास्ट डिफरेंस की बात करें तो बुक कीपिंग जो है वो, इसमें हमको स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको आना है बस रिकॉर्ड करके जाना है बुक में, और इसमें बुक कीपिंग में हम स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वेरस अकाउंटिंग की बात करें तो हमको स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ऑफ कोर्स जरूरत है, क्योंकि ये एनालिटिकल डायनामिक जॉब है, तो इसमें दिमाग लगाने के लिए कुछ ना कुछ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसके अकाउंटिंग को किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस के बारे में। इसके बाद हम लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, चैप्टर 1 यहीं पे एंड हो जाएगा।
तो देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग हमको क्या चीज में हेल्प करती है, एक रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के बारे में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी कि जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए गए हैं वो बिजनेस के लिए। इसके बाद ये क्या करती है टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है इसलिए। तीसरा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस यानी कि ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है। ठीक है, क्या हेल्प करती है, डिसीजंस लेने में हेल्प करती है कि इस बार हमको अपनी सेल्स बढ़ाने का, बिजनेस बढ़ाने का क्या क्या डिसीजंस लेना पड़ेगा, कैसे कैसे हम स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके अपने बिजनेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, यानी कि हमारे जो यूजर्स हैं उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करती है। जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट्स लगाने के लिए और चेंजेस लाने के लिए, डिसीजंस बनाने के लिए, स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के एक ऑब्जेक्टिव ये भी आता है कि ये यूजर्स को असिस्टेंट कम्युनिकेट करती है इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट लॉस ग्रोथ, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन को देती है। ठीक है, दूसरा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है। तीसरा रिप्लेसेस मेमोरी, जो भी हमने किया सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं अकाउंटिंग में, तो ये हमारी जितनी भी मेमोरीज है उनको रिप्लेस करने में हेल्प करती है। क्योंकि एज अ प्रूफ हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, तो हमारे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी कि हमने क्या चीज़ को, हम ऐसा क्या चीज़ भूल गए हैं या फिर कुछ ऐसा मिसिंग हो जो हम एंट्री मारना भूल गए हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि ये हमारे कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, कैसी कंपैरिजन? सबसे पहला है, दो टाइप्स की कंपैरिजन होती है, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन और दूसरा होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन यानी कि इंटर फर्म, ठीक है, फर्स्ट वाला इंटर फर्म है और दूसरा है इंट्रा फर्म। इंटर फर्म का यानी मतलब होता है कि हम जब दो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस की कंपनी है, नेस्ले की कंपनी है, हम जब इसके ग्रोथ को कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, ठीक है, गुडविल के बेसिस पे और जो मार्केट जितना प्लेटफॉर्म वो कवर कर चुकी है इस बेसिस पे अगर करें तो हम ऐसे कंपैरिजन को क्या बोलेंगे, इंटरफॉर्म कंपैरिजन बोलेंगे। वेरस इंटरफॉर्म कंपैरिजन की बात की जाए तो इंटरफॉर्म यानी कि जब बिजनेस के अंदर ही कुछ कंपैरिजन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस पिछले साल, ठीक है, 1 करोड़ तक की सेल्स कर पाया था 7 मंथ्स के अंदर में। अब इस साल वो कितनी सेल्स करेगा इस चीज के बारे में कंपैरिजन करना। ठीक है, इस साल की सेल्स को देख करके पिछले साल की सेल्स को देख करके ऐसे कुछ कंपैरिजन करना, इसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजंस, यानी कि विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। नेक्स्ट पॉइंट एडवांटेज अकाउंटिंग का ये आता है कि इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग लोन्स, यानी कि हमको ये बैंक से लोन लेने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमारी पोजीशन अच्छी है, हमारी ग्रोथ अच्छी है, हम फाइनेंशियली अच्छे हैं, तो ये हमको जल्दी से जल्दी लोन दिलाने में भी हेल्प करेगी, नॉट ओनली फ्रॉम बैंक बट ऑल्सो फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स, ठीक है, हु आर लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन अवर कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट है इट एक्ट्स एज एविडेंस इन कोर्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी जो कंपनीज है उसमें कुछ गलत जुल्म लग जाते हैं या फिर कुछ गलत रिपोर्ट्स आ जाती है जो कि कोर्ट तक के पहुंच जाती है। ठीक है, तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमको एक तरीके से हेल्प करती है, एविडेंस बनती है हमारे लिए ताकि हम उसको कोर्ट तक के प्रेजेंट कर सकें। अब हम जो लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। वैसे अब हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग का सबसे पहला पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी कि अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एस्टिमेट्स बनाते हैं। अब वो एस्टिमेट सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। दूसरा पॉइंट,
इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि जो भी प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं मार्केट के हिसाब से, ये अकाउंटिंग उस पर ध्यान नहीं देता है, अकाउंटिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है, और उस बिजनेस के लिए हमने एक बिल्डिंग खरीदी हुई है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग को चलाने, उस बिल्डिंग को कुछ सालों के बाद हमने एस्टिमेट किया, हमने उसका अनुमान लगाया कि उसकी मार्केट वैल्यू अभी क्या चल रही है। हमको पता चला कि मार्केट में 3 वैल्यूज चल रही है उस बिल्डिंग के लिए। सबसे पहला 12 लाख, 15 लाख और तीसरा है 18 लाख, ठीक है। तो अकाउंटिंग को इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट वैल्यू आज के डेट में हमारे एसेट की या हमारे बिल्डिंग की अभी क्या चल रही है, ठीक है। ये जो इनिशियल हमने जितने रुपए में उस बिल्डिंग को खरीदा था, फॉर एग्जांपल वो बिल्डिंग 6 लाख की थी, तो वो यही चीजों को रिकॉर्ड करेगा कि बिल्डिंग 6 लाख की थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज के डेट में हमको कितनी प्रॉफिट हो सकती है नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट यानी कि जो हमारी क्वालिटी को खराब करे, ऐसी चीजों को भी ये इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे स्टाफ्स मैंने एंगेज किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्टाफ है जिनकी क्वालिटीज खराब है, बहुत ज्यादा बेकार है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और इनडायरेक्टली वो मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। तो अकाउंटिंग का नेक्स्ट लिमिटेशन ये हो जाता है कि वो कभी भी हमारे जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, यानी कि जो पैसे के अलावा जो अदर चीजें हैं जो हमको अफेक्ट करती है, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, वो ये सारी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करती है। नेक्स्ट चीज है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग यानी कि हम कभी भी शॉप्स में जाते हैं तब वहां पे हमने एक बात सुनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि शो, किसी भी चीजों को ऐसे सजा करके रखा जाता है ताकि वो आपको अट्रैक्टिव लगे, ताकि आप उसके तरफ अट्रैक्ट होकर के उस सामानों को खरीद सको, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग में भी हम विंडो ड्रेसिंग ये कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है, कभी कभी जो बिजनेसमैन रहते हैं वो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स को या फिर सीए भी एक्चुअल प्रॉफिट्स को ना दिखा करके उसको कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। कैसे? हम अपनी जो अकाउंटिंग है उसको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट यानी कि हम उस पर कुछ छेड़छाड़ी करते हैं ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो और भी अच्छी लगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो इससे इम्प्रेस हो जाए, वो हमारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दे या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो हमारी कंपनी को फायदा करे। इसलिए हम इस विंडो ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट का भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और हियर वी एंड द वीडियो। सो आप इसको नोट कर लीजिए और आगे चैप्टर 2 देख लीजिएगा वीडियो नंबर 3 पे, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे स्टार्ट। यहाँ पे हमने वीडियो नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 1। और इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक, subscribe my channel, and for any clearance, for any doubts, you can message me down in the comment section. I'll read it, and thanks for watching. Bye.